अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जुडिशरी का इंट्रोडक्शन दिया था एंड देन मैंने आपको इसके फंक्शन स्टार्ट करा दिए थे। और मैंने पहला फंक्शन कराया था कि जो सबसे पहला फंक्शन है जुडिशरी का, वो क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। जो लॉज क्लियर नहीं होते, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज क्लियर नहीं होते, उनको इंटरप्रेट करके केस पे अप्लाई करना। एक और फंक्शन है एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। एजुडिकेशन मतलब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को सेटल करना। डिस्प्यूट्स कहाँ सेटल होते हैं? दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं तो केस किधर लेके जाते हैं? केस लेके जाते हैं ना कहीं कोर्ट में। कोर्ट करता क्या है? क्या केस सुन के उठ जाता है जज? नहीं, उसको सेटल करता है ना, फिर इंसाफ देता है, जिसको सजा देने सजा देता है। इसे कहते हैं एजुडिकेशन। एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एक और फंक्शन है, इज अनदर फंक्शन। जो कौन परफॉर्म करता है? हमारा जुडिशरी। द जुडिशरीज प्राइमरी रोल इज टू adjudicate legal disputes, whether civil or criminal, by applying existing laws to the specific facts of each case। अब कोई भी स्पेसिफिक केस है, उस पे जोन सा भी लॉ फिट होता है, वो उस पे लॉ फिट करके, चाहे केस, आपको पता है ना, केस जो होते हैं वो नेचर में डिफरेंट होते हैं। सिविल भी होते हैं, देन क्रिमिनल भी होते हैं। मर्डर का केस आ गया, एंड सिविल किसी कॉन्ट्रैक्ट का, दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ये क्रिमिनल है या सिविल है? सिविल केस है ना, सिविल केस है। तो सिविल केस, क्रिमिनल केस, डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। केसेस की डिफरेंट नेचर होती है, तभी तो देखो सिविल कोर्ट्स अलग होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होती हैं। तो जो जुडिशरी का प्राइमरी रोल है वो क्या होता है? लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करना, चाहे डिस्प्यूट क्रिमिनल नेचर के, सिविल नेचर के, और करते किस तरह हैं? जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उनको अप्लाई करना। देखो, कोई डिस्प्यूट है, कोई केस सामने आया है, और वो केस किसी भी लॉ के मुताबिक एग्जैक्टली जा रहा है, तो वो एज इट इज अप्लाई करते हैं। फिर वहां पे वो इंटरप्रिटेशन नहीं करते। इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है कि क्लियरिटी ना हो लॉ में, अनक्लियर हो लॉ। तो लॉज अगर बिल्कुल क्लियर हैं तो फिर वो एज इट इज अप्लाई करना बस। और जो है डिस्प्यूट को सेटल कर देना, ये काम होता है। जजेस एनालाइज द फैक्ट्स, apply the relevant laws, and deliver judgments which involves determining legal rights, punishing wrongdoers, administering justice, and protecting the innocent। ठीक है? तो जज क्या करता है? जज फैक्ट्स का एनालिसिस करता है, देन वो फैक्ट्स को, हर केस के फैक्ट्स होते हैं, केस को, पूरे केस को देखने के बाद उसके ऊपर रेलेवेंट लॉ लगाता है और अपने जजमेंट को डिलीवर करता है, जिसमें वो क्या क्या चीजों को ख्याल रखता है कि लीगल राइट्स जो हैं वो सही तरीके से देखे गए हैं, रॉन्ग डूअर जो है उनको पनिश कर दिया गया है, जस्टिस डिलीवर हो चुका हुआ है, और इनोसेंट को प्रोटेक्ट कर लिया गया है। जजमेंट से ये हो कि जजमेंट इस तरह की दी है कि विक्टिम को उसका हक मिल गया हो, सबके लीगल राइट्स प्रिजर्व हो गए हैं, और जिसने जो है जुर्म किया है, या जिसने कुछ भी खराब काम किया है, ठीक है, उसको सजा मिल गई है। और ये किस तरीके से करता है? लॉस को, एग्जिस्टिंग लॉस को अप्लाई करता है केस पे। देखो, हम कहते हैं इस इस जुर्म में, इस मुजरम को इस दफा के तहत ये सजा दी गई है, ये जुर्माना है, तो ऑलरेडी जो लॉज होते हैं उनको अप्लाई करते हैं, ताकि क्या करें? लीगल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करें, सेटल करें। जजेस मस्ट अप्लाई द लॉ एज रिटन, regardless of their personal opinion on whether it is good, bad, moral और immoral। जज क्या करता है? जज ये नहीं देखता यार, बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं कि जज को सामने ये नजर आ रहा होता है कि यार ये इस बंदे के बस, मतलब कोई बच्चे का केस है, माँ और बाप दोनों लड़ रहे हैं, अब जज को लग रहा है कि यार बाप को मिलना चाहिए, नजर आ रहा है, वो कह रहा है यार मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरी जो गट फीलिंग है बोल रही है बाप को मिलना चाहिए, लेकिन अब उससे क्या लग रहा है ये नहीं, ला क्या कह रहा है, सिचुएशन कैसी है, वो फैक्ट्स और फिगर्स देखेगा, वो केस देखेगा और उसके ऊपर क्या करेगा? जजमेंट दे देगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये है कि वो अपनी पर्सनल ओपिनियंस को नहीं देखता है, बल्कि वो लॉ किस तरह का, लॉ को देख के पास करता है, किस तरह का उसको देना है। अब गुड है, बैड है, मॉरल है, इमोरल है, ये देख के नहीं करता कि उसको खुद क्या लग रहा है, नहीं, लॉ क्या कह रहा है उसको एज इट इज अप्लाई करना है, और जस्टिस जो अपनी जजमेंट डिलीवर करनी है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द जुडिशरी इज टू इंश्योर दैट established laws are consistently and fairly applied in resolving the cases brought before the courts। यही इंश्योर करना होता है ना कि ऑब्वियसली जब वो लॉज बना रहे थे कुछ सोच समझ के ही तब भी लॉज बनाते हैं, तो फिर उन लॉज को आप एज इट इज अप्लाई करना होता है। इंटरप्रिटेशन किसी सूरत में होती है,
इंटरप्रिटेशन किसी सूरत में होती है जब कोई टर्म जो है या कोई वर्ड है वो एम्बिगुअस हो, वो क्लियर ना हो। मोस्ट ऑफ द लॉज जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, लेकिन कभी कभी केस आ जाता है जो लॉ के अंदर फिट नहीं बैठ रहा था, लॉ उसके ऊपर फिट नहीं आ रहा होता, तो फिर वो करते हैं। देखो लॉ को फिट लाने के लिए करते हैं ना, वहां पे भी इंटरप्रेट भी वो लॉ को ही उसके ऊपर फिट लाने के लिए करते हैं, ना कि अपने उसको कैसा लग रहा है। वो अपनी जजमेंट कॉमन सेंस की, जस्टिस इक्विटी के बेस पे देता है। ठीक है। तो एक और इसका पर्पस क्या है, बल्कि प्राइमरी सबसे पहला फंक्शन है ये है एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को सेटल करना। अब किसी डिस्प्यूट में जो लॉ अप्लाई होना है वो क्लियर नहीं है, तो फिर इंटरप्रिटेशन भी करना केस में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है सेफ गार्डिंग राइट्स एंड प्रिवेंटिंग गवर्नमेंट ओवर रीच। गवर्नमेंट को अपनी हदूद में जज रखता है, जुडिशरी रखती है। जिन कंट्रीज में जुडिशरी बहुत पावरफुल होती है, उन कंट्रीज में गवर्नमेंट अपनी पावर्स को इतनी इजीली अब्यूज नहीं कर सकती। तो अगर गवर्नमेंट को क्यों क्यों लास्की ने ये बोला था कि मिरर होता है नेशन के करेक्टर का आपकी जुडिशरी। क्यों? जुडिशरी रोकती है गवर्नमेंट की बाकी ब्रांचेस को किसी भी बंदे का हक मारने से। ये उनके ऊपर एक चेक की तरह काम करते हैं। तो अगर जुडिशरी मजबूत है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है उस कंट्री में। इसीलिए सबसे पहले अपनी कंट्री में स्टेबिलिटी लानी है ना, अपनी जुडिशरी को मजबूत कर दो। जिस दिन जुडिशरी मजबूत होगी ना, तो उस दिन आपकी कंट्री के ना बड़े से बड़ा पॉलिटिकल भी ना जज के सामने जेर हो जाता है। क्यों? जुडिशरी बहुत मजबूत होती है। तो बहुत सारी हमारे जो डेमोक्रेसी इस बात को ही देखो प्रोपेगेट करती है। क्या कहती है? कहती है कि यार आपकी जुडिशरी को मजबूत करो। जितनी ज्यादा जुडिशरी मजबूत है उतनी ज्यादा डेमोक्रेसी मजबूत है। ठीक है। तो राइट्स को सेफगार्ड करती है गवर्नमेंट की, जो हद से ज्यादा इंटरफियरेंस होती है ना लोगों के राइट्स में, उसको रोक के रखती है, प्रिवेंट करती है। द जुडिशरी प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, serving as a check on the executive and legislative branches to ensure no law or action violates fundamental rights such as life, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ड्यू प्रोसेस। आपको पता है कुछ हमारे इस तरह के राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल नेचर के होते हैं, फंडामेंटल, बहुत बुनियादी, बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको कोई भी लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव नहीं तोड़ सकती। क्यों? क्योंकि वो हर इंसान के पास उसके जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है, वो तो होने ही चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वो हमारे पास होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स इस तरह के होते हैं। अगर लेजिस्लेचर कोई इस तरह का लॉ निकाल के ले आती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में से किसी के खिलाफ जा रहे हो हल्का सा भी, तो यहाँ पे जुडिशरी कूद जाती है कि ये आप किस तरह का लॉ ले आए हैं, ये तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे देखो किया ना, गवर्नमेंट की जो ओवर रीच, उसको प्रिवेंट किया, एक चेक की तरह काम किया। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, आप इंडिया में देखो, आप पाकिस्तान में देखो, आपको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट नजर आएगी, लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। अगर हम बाकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव हमारे इन राइट्स के अंदर इंटरवीन कर रही है, तो यहाँ पे जुडिशरी आती है और यहाँ पे इन दोनों ब्रांचेस को रोकती है कि आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं घुस सकते। आप और सारे पॉलिटिक्स देखिए, हम फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ ना करें। ये लोगों के राइट्स है, और लोगों के राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। जब लोगों के राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो यार उनको राइट्स दो। आपका काम प्रोटेक्ट करना है उसको, और मजीद हमारा काम यह है कि आपको रोकना, कि आप सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करें, तोड़े मत। ठीक है। Courts uniformly enforce these rights regardless of background and can intervene in cases of systematic discrimination, particularly through public interest litigation, which helps protect marginalized and vulnerable population। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, इसको मजीद एक्सप्लेन करने। ये जो वर्ड है, ये PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? आपको पता है जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? लीगल प्रोसीडिंग्स को बोलते हैं, लास्ट सूट वगैरह। ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? एक लीगल मैकेनिज्म है जो लोगों को या ग्रुप्स को ये अलाउ करता है कि वो जुडिशियल जुडिशियल इंटरवेंशन लें किसी भी मैटर में जो पब्लिक कंसर्न का हो। कहने का मतलब ये है, हमारी ट्रेडिशनल लिटिगेशन किस तरह की होती है
यहाँ पे ट्रेडिशनल लिटिगेशन इस तरह की होती है जहाँ पे वेयर ओनली द पार्टीज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय एन इशू कैन फाइल अ केस। ट्रेडिशनल लिटिगेशन क्या होती है, वहां पे जो पार्टी इफेक्टेड होती है ना डायरेक्टली, वो जाके सू करती है या जो है ना लास्ट सूट को फाइल करती है, केस फाइल करती है, ठीक है ना, पिटिशन फाइल करेगी। जो डायरेक्टली इफेक्टेड होती है वो फाइल करती है केस को। लेकिन पीआईएल में क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है, एनी वन, PIL enables anyone to bring a case to court on behalf of those who are unable to do so themselves। मतलब कोई बंदा है, कोई पार्टी है, या कोई भी है जो डायरेक्टली इफेक्टेड है, वो नहीं आ सकते कोर्ट पे, लेकिन कोई और आ सकता है। ट्रेडिशनल लिटिगेशन में क्या होता है, जो पार्टी इफेक्टेड है वो खुद आती है, लेकिन पीआईएल में क्या होता है, पीआईएल किसी को भी इनेबल करता है, किसी का भी केस वो आके फाइल कर दे। ये ना इश्यूज होते हैं इसमें, किस तरह के इश्यूज होते हैं ज्यादातर ना, ये जैसे बड़े बड़े इश्यूज होते हैं ना, एग्जांपल ऑफ पीआईएल इंक्लूड petitions to end child labor, protect the environment, uphold the rights of prisoners, ensure that marginalized communities receive basic necessities like food, housing and health care। कोई माइनॉरिटी या माइनॉरिटी में, सब सारी माइनॉरिटी इफेक्ट हो रही है, वहां पे किसी कंट्री में माइनॉरिटीज को अच्छे तरीके से नहीं रखा जा रहा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन के केस होते हैं पीआईएल के। अब वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अब कौन ले आएगा केस, कोई एनजीओ ले आएगी, कोई एक्टिविस्ट ले आएगा, कोई भी एक्टिविस्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे इंटरसेक्स के साथ अगर कहीं पे ज्यादती हो रही है, तो इंटरसेक्स को कोई भी उसको, उनका कोई भी एक्टिविस्ट आ जाए केस लेके सबके बिहाफ पे। एनवायरनमेंट किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले एक्टिविस्ट जो है ना, एनवायरनमेंट के लिए ना ले आएंगे पीआई, मतलब कि केस फाइल कर देंगे। तो पीआईएल ज्यादातर किस तरह के केसेस में होता है, चाइल्ड लेबर होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए होता है, देन कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड होती हैं, ठीक है। तो पीआईएल की वजह से ना जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत है। जुडिशियल एक्टिविज्म एक्टिविज्म कहाँ पे, जब जुडिशरी बहुत एक्टिव होती है, ठीक है ना। मैं इसको प्रॉपर सिखाऊंगी, यहाँ पे आप इस तरह समझे, यहाँ पे फिर जुडिशरी भी अपना पार्ट प्ले करती है अच्छे तरीके से। तो पीआईएल किस तरह फाइल, मैंने बताया है, कोई भी एनजीओ एक्टिविस्ट, कोई भी सिटीजन जो भी कंसर्न्ड है, कहीं पे चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा हो रहा है किसी की सोसाइटी में, वहां पे एक बनता है, वो देख रहा है यहाँ पे चाइल्ड लेबर मेरी सोसाइटी में बहुत है, वो क्या करेगा, वो केस फाइल कर देगा कि भैया हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। अब इशू ब्रॉडर है ना, एक वाइडर स्कोप होता है पीआईएल का। द फोकस ऑफ पीआईएल इज ऑन इश्यूज दैट इफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज और सर्टन वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक issues related to human rights violations, environmental protection and social inequality। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी पीआईएल क्या है। तो मैंने वहां पे भी मैंने यही चीज लिखी है पीआईएल को भी लेकर, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है कि कोर्ट्स यूनिफॉर्मली इन्फोर्स दीज राइट्स regardless of background and can intervene in cases of systematic discrimination particularly through public interest litigation। का मतलब कोई कोई भी किसके भी हाथ भी आके कर देता है, ट्रेडिशनल लिटिगेशन की तरह नहीं होता ये। और यहाँ पे कोर्ट भी, फिर देखो अब यहाँ पे सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए अब यहाँ पे कोर्ट भी पीआईएल के थ्रू करती है, ठीक है, कोर्ट भी पीआईएल के थ्रू करती है और सबको राइट्स दिलवा देती है। चाइल्ड लेबर है तो एक चाइल्ड का हक है कि उससे लेबर, उसको आप किसी भी मतलब इस तरह के, मतलब उसे लेबर मत करो ना, लेबर वर्क मत करो, ठीक है, उसको लेबर ना बना दो। तो यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन करेगी उस बच्चे के लिए, और इंटरवीन किसी करेगी, कोई भी एनजीओ केस फाइल कर देगी, कोई भी एक्टिविस्ट आएगा पीआईएल के थ्रू और केस फाइल कर देगा, और फिर जज का करेगा कि वो उस बच्चे को उसका हक दिलाएगा कि इसको स्कूल भेजें, इससे इससे काम ना कराएं, इससे मजदूरी ना कराएं। इस तरीके से ये राइट्स को सबको देता है यूनिफॉर्मली। क्या बैकग्राउंड है किसी का, वो माइनॉरिटी में है या किस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी के पास राइट टू फ्री स्पीच है। अब यहाँ अब हर बंदे के पास है, फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू फ्री स्पीच, लेकिन किसी कंट्री में माइनॉरिटी को नहीं दिया जा रहा। अब कोई भी ग्रुप ना पीआईएल के की क्या करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू केस चल जाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, कोई भी एक्टिविस्ट आएगा, एनजीओ आएगी, केस फाइल कर देगी, यहाँ पे माइनॉरिटी को तो नहीं मिला। माइनॉरिटी के ही जो बड़े होंगे एक्टिविस्ट वो आके केस फाइल करेंगे, हमारी माइनॉरिटी को, हमारे ग्रुप को, हमारे तबके को नहीं मिल रहा है। अब कोर्ट क्या करेगी, इसी पीआईएल के थ्रू जस्टिस को देगी, एडमिनिस्टर करेगी, जस्टिस देगी और बोलेगी राइट टू स्पीच हर बंदे के पास है, बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, ना कि बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग इंडियन। हर बंदे के पास इसलिए कि वो इंसान, उसके पास राइट टू फ्री स्पीच है, तो माइनॉरिटी को भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मार्जिनलाइज जो पीआईएल की वजह से हेल्प ये मिल जाती है कि जो
मार्जिनलाइज एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है ना, उनको बहुत हेल्प होती है, क्योंकि वो खुद इफेक्टेड तो होती है लेकिन वो खुद आके केस नहीं फाइल करती। अगर कोई लड़की है वो बहुत इफेक्टेड है, मतलब उसके साथ बहुत रेप केसेस हो गए हैं, लेकिन नेम मतलब कि हमारे यहाँ पे होता है ना कि ब्लेम गेम बहुत होता है कि यार किसी को भी ब्लेम करना, मतलब कि विक्टिम ब्लेमिंग बहुत होती है ना, विक्टिम के ऊपर ही ब्लेम कि तुम लड़की हो, तुम बाहर क्यों गई थी, तुम्हारे साथ इसलिए रेप हुआ है। अब क्या होगा, वो लड़की खुद जाके नहीं बोलेगी सोसाइटी की सोच की वजह से। वो खुद ये चीज, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं होगी, तो उसके साथ रेप हो गए 2-3 दफा, वो जाके बोल भी नहीं पा रही। अब यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनमें से किसी को पता चलेगा, वो क्या करेगा, वो केस करेगा। उसको हम बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वो केस कर देगा, हालांकि लड़की खुद नहीं गई। ट्रेडिशनल लिटिगेशन तो नहीं है ना, लड़की इफेक्टेड है, लड़की खुद नहीं गई, लेकिन रेप होना ये पूरी सोसाइटी का मसला है यार। अगर एक के साथ हो रहा है, दूसरे के साथ होगा, दूसरे के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा। इसलिए रेप केसेस में आपने अक्सर देखा है कि लोग बाहर सड़कों पे निकल आते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस लड़की को, वो वल्नरेबल होगी ना लड़की, वल्नरेबल हुई ना। अब जो पीआईएल होता है ना, वो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो खुद तो सामने नहीं आते, लेकिन उनके बिहाफ पे कोई भी उठता है, सामने आ जाता है। और कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उस वल्नरेबल बच्चा है, बच्ची है, कम्युनिटी है, उसको इंसाफ दिलाते हैं। ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट जस्टिस इज एक्सेसिबल टू ऑल, स्पेशली दोज ओवरलुक्ड और ओप्रेस्ड। जो ओवरलुक्ड होते हैं और ओप्रेस्ड होते हैं, वो खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके बिहाफ पे कोई आके कर जाता है केस। ठीक है ना। Courts act as safeguards against unlawful actions by government, such as illegal detention, censorship, or discrimination, providing individuals with a legal platform to challenge violations of their rights. अब यहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट होती है या कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है या लॉ एनफोर्समेंट होती है, किसी बंदे को डिटेन कर देगी, अरेस्ट कर देगी, वो इलीगल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब वो बंदा तो अरेस्टेड है, अब क्या होगा इधर, अब यहाँ पे उस बंदे को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट इंटरवीन करेगी। कोर्ट बोलेगी ये फ्रीडम के, ये राइट टू लिबर्टी के अगेंस्ट है, आप किसी बंदे को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इलीगली। यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन करेगी। ये इस तरह से करती है, देखो किसा गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखा है। वो इलीगली डिटेन कर देगी तो कोर्ट चुप नहीं रहेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा एक मतलब अच्छे तरीके से कोर्ट इंटरवीन करती है। आप एक इमेजिन करें, एक सिचुएशन है जहाँ पे एक जर्नलिस्ट है, उसका नाम अली है। वो उसको अरेस्ट कर दिया है लोकल अथॉरिटीज ने। अली को अरेस्ट क्यों किया, क्योंकि वो गवर्नमेंट की करप्शन के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था। अब क्या होगा, अरेस्ट तो हो गई, अरेस्ट हुई भी किस तरह, अरेस्ट इज मेड विदाउट अ प्रॉपर वारंट। और क्या हुआ, एलेक्स क्या है, अली है, उसको अली इज डिटेन्ड, अली को डिटेन कर दिया, और कर दिया भी ऐसी जगह पे है, अननोन लोकेशन पे, और बहुत सारे दिनों के लिए। अली एक जर्नलिस्ट है और गवर्नमेंट की करप्शन के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था, और उसको अरेस्ट कर दिया विदाउट वारंट, और उसके घर वालों को पता भी नहीं, उसको डिटेन करके उसको अरेस्ट करके किधर बंद किया हुआ है, और बहुत सारे दिन हो गए। अब क्या होगा, जो अली का या तो कोई फ्रेंड या तो फैमिली से कोई भी उठकर, मतलब जो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जब भी अथॉरिटीज से पूछते हैं, वो उनको नहीं बता रहे हैं कि ना उसके दोस्त को ना उसकी फैमिली को, कली को उन्होंने किधर बंद किया हुआ है, वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी कंसर्न बंदा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, फाइल करेगा पिटीशन, फाइल कर देगा पिटीशन ऑफ हेबियस कॉर्पस। कोर्ट में क्या करेगा, फाइल कर देगा पिटीशन, किस चीज के लिए, हेबियस कॉर्पस के लिए। किसके बिहाफ पे, जो अली के बिहाफ पे। क्या आप, वो बंदा आकर बोलेगा कि यार रिट को जारी किया जाए, हेबियस कॉर्पस रिट को जारी किया जाए अली के लिए। हेबिस कॉर्पस होती क्या है, हेबिस कॉर्पस ये जो है ना, हेबिस कॉर्पस जी रिट जारी करता है जज, कोर्ट रिट जारी करता है ऐसी अथॉरिटी को जिसने किसी भी बंदे को ना इलीगली पकड़ के रखा हो। और रिट किस लिए जारी करता है, कि उस बंदे को कोर्ट के सामने लाया जाए, इसे कहते हैं हेबिस कॉर्पस की रिट। ठीक है। अब कोई भी कंसर्न्ड बंदा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, अली तो नहीं होगा, उसके बिहाफ पे एक पिटीशन फाइल कर देगा। पिटीशन क्या फाइल करेगा, कोर्ट को बोलेगा कि प्लीज, आप कोर्ट को बोलेगा कोर्ट इशू करे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, किसको, उस इंस्टीट्यूशन को जिसने इलीगली डिटेन किया है। ठीक है। तो पिटीशन फाइल हुई, फाइलिंग का पिटीशन, उसके बाद कोर्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट रिव्यू करेगा पिटीशन को, देन क्या करेगा, वो रिट जारी कर देगा। कोर्ट विल इशू द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस टू द अथॉरिटीज हु आर होल्डिंग द डिटेन्ड पर्सन। अब क्या होगा, जो अथॉरिटीज है उनको तो ऑब्वियसली वो लेके आएंगे
रिट की वजह से अथॉरिटीज मजबूर हो जाएंगी टू ब्रिंग द डिटेन्ड इंडिविजुअल बिफोर द कोर्ट एंड प्रोवाइड लीगल जस्टिफिकेशन फॉर द डिटेंशन। अब पहले अली ने रिपोर्टिंग की गवर्नमेंट की करप्शन पे, उसको उठा लिया। अथॉरिटीज को लगता था कि यार ये लोग तो इतने नहीं है, नहीं जाएंगे, इनको नहीं पता होगा भाई कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है क्या, ये क्या करना है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, या जो अब इसकी फैमिली इतनी नहीं है स्ट्रांग, नहीं जाएगी। लेकिन क्या हुआ, किसी भी बंदे ने अली के बिहाफ पे क्या किया, पिटिशन फाइल कर दिया, कोर्ट को बोला कि एक बंदे को डिटेन किया हुआ है, वो भी इलीगली, आप प्लीज अथॉरिटीज को रिट जारी करें हैबियस कॉर्पस की, कि वो डिटेन बंदे को लाएं और जस्टिफिकेशन दें। अब जब कोर्ट की तरफ से रिट जाएगी तो अथॉरिटीज विल बी कंपेल्ड टू ब्रिंग द डिटेन्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। फिर वो लेके आएंगे और फिर वो जस्टिफिकेशन भी देंगे उन्होंने डिटेन किया गया क्यों किया था, अगर वो इलीगली डिटेंशन थी तो उसको रिहा कराएंगे। अब यहाँ पे अथॉरिटीज बोलेंगे कि ये करप्शन के ऊपर बहुत बोल रहा था, तो वो फिर जज बोलेगा भाई ये तो इसका राइट है, राइट टू फ्री स्पीच इसका राइट है, आप कैसे उसके फंडामेंटल राइट्स में घुस रहे हैं, आप इसको आजाद करें। यहाँ पे फिर अथॉरिटीज को क्या होगा, अथॉरिटीज को डिसीजन जो कोर्ट का है वो मानना पड़ जाएगा, चाहे वो उसकी फैमिली का नहीं मान रहे थे, यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन उनको मानना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इलीगल डिटेंशन सेंसरशिप डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, फॉर एग्जांपल इन केसेस ऑफ आर्बिट्रेरी अरेस्ट or detentions, courts can issue writs like habeas corpus, requiring authorities to present the detained individual before the court to assess the legality of their detention। कि वो एनालाइज कर सकेंगे भाई इसको क्यों आपने लीगली भी डिटेन किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो ऐसा पाकिस्तान में भी जो मिसिंग लोगों की रिकवरी हुई थी, तो वो हुई थी पाकिस्तान में भी हुई थी, कोर्ट ने इंटरवीन किया था क्योंकि जो लोग मिसिंग थे उनके बिहाफ पे पिटिशन फाइल हुई थी, एंड देन कोर्ट ने क्या किया था, पाकिस्तान में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जारी की थी कि भाई वो लोगों को हमारे सामने लाया जाए, और उनको रिकवर भी किया था काफी को। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, लोगों को राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट की जो ओवर रीच है, जैसे गवर्नमेंट की ओवर रीच है ना, आप डिटेन कर दें किसी को बिठा कर, सेंसरशिप गवर्नमेंट की ओवर रीच है ना, करप्शन पे आप किसी को भी उठा लें। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोर्ट घुसती है ताकि गवर्नमेंट को भी उसके दायरे में रखे और लोगों के पास राइट्स भी रहे, तो बैलेंस हो जाता है। गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं। देन लास्ट में लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है when it comes to judiciary. Many judicial systems have the power of judicial review, enabling courts to assess the constitutionality of laws or executive actions. If a law violates the constitution, the judiciary has the authority to strike it down. अब यहाँ पे जरूरी नहीं है केस आए। देखो अभी कोई केस आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कभी हमारे ऑब्वियसली जब हमारे रिलीजन के ऊपर आता है, कुछ तरह के केसेस होते हैं, लॉज होते हैं जो बन रहे होते हैं, लेकिन अक्सर में लेजिस्लेचर को भी कभी पता नहीं होता एग्जैक्टली कि यार ये इस चीज के अगेंस्ट जा रहा है, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है, या कुछ इस तरह का लॉ है जो ऑब्वियसली देन अगेन फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट है। तो अभी वो लॉ पास हुआ है या होने वाला है, तो जुडिशरी इंटरवीन करती है जुडिशियल रिव्यू के तहत। कोई लॉ इस तरह का पास हो गया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही तोड़ रहा है, हमारे ऑलरेडी बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कोई बिल पास हुआ, कोई लॉ पास हुआ है, वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो अब क्या लॉ सही है या नहीं है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको क्या करेगी, जुडिशरी हैज द अथॉरिटी टू स्ट्राइक इट डाउन, उसको खत्म करवाएगी। वही बात है ना कि लास्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करेगी कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वो रिलीजन, हम एक ऑब्वियसली हम सेक्युलर स्टेट नहीं है, रिलीजन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि कोई हमारा लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं बन गया। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो जुडिशरी इंटरवीन करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है लॉ को, कि यार ये जो लॉ आपने बनाया है, ये ऊपर वाली चीजें सारी अलग है, इंटरप्रिटेशन करना एक अलग बात है, कि कोई लॉ केस आया है, लॉ बना हुआ लॉ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, लेकिन वो लॉ उस केस पे फिट नहीं जाता, वो इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि लॉ बना है, अब लॉ को देखने के वो जो नया लॉ बन गया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्री स्पीच, और इस तरह का कोई लॉ असेंबली में आजकल में पास होगा जिसमें कह रहे हैं कि फ्री स्पीच, इस तरह का लॉ है जो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि फ्री स्पीच लोगों के पास नहीं होगी। अब यहाँ पे जुडिशरी आएगी और जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी बोलेगी जो तो आप लोग अभी लॉ बना रहे हो ना, ये लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, यहाँ पे तो फ्री स्पीच को आप जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि फ्री स्पीच होनी चाहिए। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू, और उसको मतलब स्ट्राइक डाउन भी करते हैं उसको। ठीक है, इन अ फेडरल स्टेट दिस पावर एक्सटेंड्स टू रिव्यूइंग एक्ट्स और लॉज पास्ड बाय सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स।
कुछ भी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हो, प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेवल पे कोई लेजिस्लेशन हो रही है, लेजिस्लेशन हो रही है या सेंट्रल लेवल पे हो रही है, कोई भी लॉ बन रहा है, अगर वो ऑलरेडी हमारा जो बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है, कोई भी, आपको पता है पिछले हमारे काफी हुआ, जब कोई इस तरह का लॉ कोई आने लगा जो नामुज़ रिसालत के अगेंस्ट हो, तो लोग बाहर आ जाते हैं और जुडिशरी क्या करती है, स्ट्राइक डाउन करती है उस लेजिस्लेशन को, यार ये इस तरह का ना बनाइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। ऐसा होता है ना, बहुत सारी कंट्रीज में होता है, कुछ इस तरह के लॉज अक्सर उस टाइम पे बन रहे होते हैं लेजिस्लेचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होते हैं, लोग बाहर आ जाते हैं, जुडिशरी को समझ आ जाती है कि ये जो लॉ बना है ना अभी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसको वो क्या करते हैं, नल एंड वॉइड, खत्म करें इसको, ठीक है। इफ दीज एक्सीड, कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हो, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हो या सेंट्रल हो, कुछ भी हो, अगर वो एक्सीड करेंगे देयर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन और अथॉरिटी, द जुडिशरी कैन डिक्लेयर देम अल्ट्रा वाइज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिगार्डिंग देम इनवैलिड। अल्ट्रा वाइज का मतलब यही होता है जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगी, ठीक है, मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, एंड उनको क्या बोलेगा, यार ये वैलिड ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है। वो स्ट्राइक डाउन करने का मतलब ये ना कि वैलिड नहीं है। कोई भी चीज जब भी असेंबली में आज भी पास होते हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रख कर होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी शक के अगेंस्ट जा रहे हैं, किसी भी लाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे बड़ा लॉ कौन सा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई भी आने वाला लॉ आज कल में, कोई भी आप लॉ असेंबली में आज पास करें, अगर वो पीस ऑफ पेपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी हैज द राइट टू स्ट्राइक इट डाउन। वो बोल सकती है ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल स्टेट्स लाइक द यूएसए, इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रांट देयर हाई एंड सुप्रीम कोर्ट्स दिस पावर, ensuring that legislative and executive actions comply with the constitutional framework। अब देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट को रोक के रखा हुआ है, किसी को डिटेन नहीं करना है, चाहे आपकी करप्शन पे कोई बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा पावर को रोक के रखा हुआ है। जुडिशियल रिव्यू में भी यही है। कोई भी इस तरह का लॉ है, कोई भी इस तरह की चीज हमारी सुप्रीम कोर्ट्स सुप्रीम जो कोर्ट्स है वो बना रही हैं, हाई एंड सुप्रीम कोर्ट्स हमारे यहाँ पे कौन सी हैं, शरिया लॉ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ये आती है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, शरिया लॉ कोर्ट। शरिया लॉ कोर्ट कोई भी चीज हमारे रिलीजन के अगेंस्ट शरिया लॉ कोर्ट करता है ना, देखता है ना उसको, तो यही है कि जो हमारी सुप्रीम है, हाई कोर्ट्स हैं, वो ये देखती हैं कि कोई भी लॉ असेंबली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो, और इस तरीके से क्या करती हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव एक्शंस को ये इस चीज पे फोर्स करती हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ रहें, कुछ भी पास नहीं कर सकते। ये नहीं कि लेजिस्लेचर ने कुछ भी पास कर दिया, एग्जेक्टिव ने जाके इन्फोर्स कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ भी पास कर दिया, एग्जेक्टिव ने इन्फोर्स कर दिया है। जुडिशरी ये मेक श्योर करती है कि जो भी चीज पास हो रही है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई करे, उसके साथ रेजोनेट करे। Judicial review plays a crucial role in maintaining the balance of power and upholding the rule of law in the federal state। आई होप आप लोगों को जुडिशियल रिव्यू की समझ आई होगी। इसमें कुछ इतना मुश्किल था नहीं, लेकिन अगर कुछ हो तो वैसे आप मुझसे फिर भी पूछ, कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी ऐसा जो आपको ना समझ आए तो जरूर आपने पूछना है। और अब इसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स वगैरह देखेंगे, देन हम डिफरेंस देखेंगे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल पॉपुलिज्म भी है जो पाकिस्तान में है। तो मतलब ये सारी चीजें हम देखेंगे, ये सारी टर्म्स क्या है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान, जुडिशियल पॉपुलिज्म, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इनमें डिफरेंस देखेंगे, वो हैं क्या, हम वो देखेंगे जब क्वेश्चन आए, तो आपको पता हो कि एग्जैक्टली जुडिशियल एक्टिविज्म का या जुडिशियल पॉपुलिज्म का, इन सब बातों का क्या मतलब है। जब आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आप लिख नहीं पाओगे, मतलब पता होगा तो आप फिर उसमें आप फिर समझ पाओगे कि हमारी कंट्री में क्या चीज है इनमें से, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ गया हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।